जो लोग टोबैको या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको ओरल कैंसर हो सकता है? उसका तो डायरेक्ट लिंक है, मतलब ये तो प्राइमरी कॉज है। और इंडिया में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कैंसर्स हैं तो ओरल कैंसर्स हैं, और टोबैको सबसे बड़ा कल्प्रिट है। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज डोंट यूज टोबैको। बिल्कुल। प्रिवेंशन ऑफ ऑल्सो सर, जो लोग ओरल सेक्स करते हैं क्या उससे भी ओरल कैंसर हो सकता है? रेयर है, मतलब ऑफ कोर्स होता है बट वो थोड़ा टेक्निकल है। जैसे अगर आपके पॉडकास्ट पे जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये वायरसेस से रिलेटेड है, कुछ ह्यूमन पैप्लोमा वायरसेस होते हैं एचपीवी, और एचपीवी के कई सारे वेरिएंट्स है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। उसमें कुछ वायरसेस हैं जो हाई रिस्क वायरसेस कहते हैं जिनको, कुछ लो रिस्क हैं। तो हाई रिस्क वायरसेस प्लस मल्टीपल पार्टनर्स प्लस मतलब वो भी एकदम से नहीं होता, लाइक उसकी कई साल की हिस्ट्री होती है, और उसमें भी इंसिडेंस बहुत लो है, लेट्स से 1%। तो एक रेयर इंसिडेंस में आप कह सकते हैं कि यस ये लिंक है, ये होता है, बट उसके इंसिडेंस बहुत लो है। और एचपीवी इन्फेक्शंस इतने अनकॉमन नहीं है, बट हाई रिस्क एचपीवी होना थोड़ा अनकॉमन है। और ओरल कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एक ग्रोथ होगी यूजुअली। आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टोबैको यूज से हम उसको अगर रिलेट करें स्ट्रेट अवे, तो टोबैको यूजर्स में आपको कुछ चेंजेस दिखते हैं, लाइक वाइट पैचेस। जैसे जिस जगह पे खैनी रख रहे हैं या तंबाकू या गुटखा, लोग उसको पार्क करते हैं, दे विल पुट इट इन सम प्लेस। ओके। लाइक खैनी यूजर को अगर आप देखेंगे तो वो उसको एक जगह पे हाँ, लिप्स रखेगा। के नीचे या Yes, फिर इस टंग के जगह अंदर। पे हाँ। वेस्टिब्यूल जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो उसको रखते हैं, और उस जगह पे वो म्यूकोसा को कट करता है, जो लाइम होता है उसमें वो उसको कट करता है, या केमिकल्स हैं वो उसको टिश्यू को कट करते हैं, और फिर वो केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में पहुँचते हैं, जिससे कि वो नशा उसको होता है। ओके। तो वो एरिया जो है वो डैमेज होता है धीरे धीरे, और वहाँ पे आपको एक वाइट पैच दिखता है जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो वो स्टार्टिंग साइन होता है। तो अगर वाइट पैचेस दिख रहे हैं तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। यूजुअली तो हम लोग नोटिस करते हैं कि ये वाइट पैच हो रहा है, और अगर ग्रोथ होने लगे उसी वाइट पैच में तो डेफिनेटली मतलब इट इज़ अ केस ऑफ ओरल कैंसर। ओके सर, डू यू थिंक कि सोसाइटी का भी इसमें कोई रोल है? बिकॉज हमारे एड्स चलते हैं टोबैको के ऊपर, जिनको हम आइडियल मानते हैं वो लोग भी प्रमोट करते हैं, तो आपको लगता है इसका बहुत भी कोई सारा रोल है? पैसा है इसमें, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एक तरह से अगर कहा जाए, मतलब गलत प्रोडक्ट है बट सेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसकी। एडिक्टिव है क्या ये? हाईली एडिक्टिव, हाईली एडिक्टिव। गुटखा इज पर्टिकुलरली एडिक्टिव। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर उन्होंने एक बार शुरू किया तो बहुत मुश्किल छोड़ना होता बहुत है मुश्किल उनके होता है। यस, ऐसी क्या चीज होती है उसमें कि इतना एडिक्शन हो जाता है? एडिक्टिव प्रोडक्ट्स के साथ तो यही आप नशा होता है। तो जैसे निकोटीन है वो रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो इट हैज इट्स एडिक्शन। पर कुछ नहीं छोड़ पाते। ऑल्टरनेटिव्स भी हैं अब मार्केट में। ऑल्टरनेटिव्स च्युइंगम्स होते हैं निकोटीन जिनसे डिलीवर हो जाता है, और च्युइंगम्स हैं, पैचेस होते हैं जिनसे निकोटीन तो डिलीवर हो जाता है, बट जो हार्मफुल पार्ट है वो आप रिमूव कर सकते हैं। दैट कैन बी डन इन सर्टेन सिचुएशंस। बट आप यूजुअली देखेंगे कि अगर आपने स्मोकर के लिए रिप्लेस किया, उसको एक पैच दे दिया कि ये पैच लगा लो, या किसी टोबैको यूज़र को आपने च्युइंगम दे दिया, तो उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी लो है। उनको वो फील नहीं आती जो कन्वेंशनल टोबैको या गुटखा या इन चीज़ों से या स्मोकिंग से आती है, वो फील नहीं आती। तो एडॉप्शन बहुत लो है, और जहाँ पे कंसर्न बहुत हाई ना हो, या बिल्कुल ये हो कि अच्छा ये मुझे डैमेज कर रहा है एंड आई कैन नो लॉन्गर यूज़ इट, अब मुझे बंद करना है, जब तक वो स्केयर के लेवल पे नहीं आता तब तक लोग उसको नहीं छोड़ पाते। ओके तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, ओरल कैंसर के मेजरली जो रीज़न है वो टोबैको है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो यस 100% आप उसको कह लीजिए। अगर हम इस पॉडकास्ट के लेवल पे अगर हम कहें कि एक जो हमारी रीच है जिन ऑडियंस के लिए, तो टोबैको तो प्राइमरी है, और हम जिस एरिया में हैं वहाँ पे भी प्राइमरी है, लाइक वेस्टर्न यूपी। बिल्कुल बहुत हाई कंजम्पशन है ऑफ गुटखा एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा है। और भी कॉजेज़ हैं, अल्कोहल भी है, कंट्रीब्यूटर है। कुछ कॉजेज़ हैं जो
जैसे कि शार्प टीथ हैं, वो एक डेंटल कंसर्न है। शार्प टीथ हैं, लोग उसको एड्रेस नहीं कर रहे और उसकी वजह से कांस्टेंट इरिटेशन या कट्स लग रहे हैं माउथ में। वो भी एक कॉज है जो एटलीस्ट डेंटिस्ट तो कॉमनली उसको देखते हैं। तो सर ये जो ओरल कैंसर होता है इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है? इसको डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है और यूजुअल प्रोटोकॉल तो सर्जिकल होता है, सर्जरी की जाती है, जो लीजन है उसको हटाया जाता है। फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये एक, अब इसमें देखना होता है किस स्टेज पे कैंसर है, उस हिसाब से सर्जरी प्लान होती है। या तो सिर्फ उस लीजन को हटाया जाता है जो स्पॉट है जहाँ पे कैंसर है, या फिर डिसेक्शन करके नोड्स को भी हटाया जाता है अगर वो स्प्रेड कर गया है तो। और फिर रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन जिसको सिकाई कहते हैं कॉमनली, वो भी एक्सटेंट कितना स्प्रेड है उस पर डिपेंड करता है। कीमो भी उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन प्राइमरी अगर पहला मैनेजमेंट आप कहें ओरल कैंसर का तो वो सर्जिकल ही है। ओके। और कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में? सर्जिकल तो सिंगल सेशन ही होता है, उसके बाद फिर रिकवरी होती है। रिकवरी में कितना टाइम लगता है? ये एक्सटेंट ऑफ द लीजन पे ही डिपेंड करेगा। सिंपल सर्जरीज भी हो सकती है अगर बहुत एक लोकल साइट है और उसको बस हटा दिया गया तो वो तो बहुत बेसिक रिकवरी है। अगर कुछ कमांडो सर्जरीज होती हैं 8-8 घंटे चलती हैं तो वहाँ पे तो फिर रिकवरीज में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि कितना एक्सटेंट था, लिम्फ नोड्स तक चला गया है, मेटास्टैसिस है, ये सब बहुत सी उसमें, ये तो बहुत टेक्निकल हो जाता है उस लेवल पे, काफ़ी टेक्निकल है। और इट कैन बी फ्रॉम जस्ट वन सर्जिकल सेशन और या फिर इवन 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के कई सेशंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये स्प्रेड पे और स्टेजिंग होती है कैंसर की, तो स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि सिर्फ ट्यूमर लेवल पे है या नोड लेवल पे है या मेटास्टैसिस मतलब शरीर में भी फैल गया है। Yes. Okay. तो ये उसकी क्लासिफिकेशन होती है। कितनी स्टेजेस होती हैं? TNM क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यू हैव अ ट्यूमर, नोड, मेटास्टैसिस, TNM। उसमें 0, 1, 2, 3 इस तरह से उनमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो पेशेंट को देख करके उनके स्कैन्स वगैरह करके स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग के बाद ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि अच्छा इस पेशेंट को इतनी ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ T1 है, T2 है, मतलब सिर्फ ट्यूमर लेवल पे है, मेटास्टैसिस नहीं है, तो सर्जिकल करके फिर वो एंड हो जाता है, दैट इज़ द एंड। बट अगर रेडिएशन भी है तो रेडिएशन के कई सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। कीमो है तो कीमो के कई सेशंस की ज़रूरत, तो फिर ये काफ़ी लंबा भी चल सकता है टोटल क्योर तक पहुंचने के लिए। फिर उसके रिव्यूज़ भी होंगे, फिर पेशेंट को वापस बुला के चेक भी किया जाएगा, पेट स्कैन होंगे देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है भी या नहीं। ओके। जैसे अभी आपने बताया कि ओरल जो कैंसर होता है वो क्योरेबल है। हाँ, डेफिनेटली क्योरेबल है। और इसके कितने % चांसेस होते हैं कि पेशेंट परफेक्टली रिकवर हो जाएगा? ये स्टेजिंग पे डिपेंड होगा। अगर एडवांस अच्छा, स्टेज है, अगर अच्छा। मेटास्टैसिस लेवल पे है हाँ। तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। ओके ओके डॉक्टर, इसके अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओरल कैंसर से हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को ना दांतों में गैप की प्रॉब्लम बहुत होती है। एंड इवन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन में उनको गैप नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम उनके गैप्स बढ़ते जाते हैं, उनको गैप्स होने लग जाते हैं। क्या रीजंस है और कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ गैप्स नेचुरल होते हैं, डायस्टेमास होते हैं और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एस्थेटिक ये है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो आप उसको क्लोज़ करा सकते हैं, ब्रेसेस लगवा के क्लोज़ करा सकते हैं, विनियर्स करके, लेयरिंग करके भी क्लोज़ कर सकते हैं। अगर ये ओवर टाइम, ओवर ईयर्स डेवलप कर रहे हैं, लाइक अगर कोई मिडिल एज में है और कहता है कि पहले दांत ठीक थे, अब ये बाहर की तरफ ऐसे फैलते जा रहे हैं, तो ये एक तरह की गम डिजीज़ है, पेरियोडोंटल माइग्रेशन, मतलब गम्स, दांत धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं, तो उसको टाइमली करेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक गम डिजीज़ का एक लक्षण है। कब हम डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं, कब हम वीनियर्स करते हैं और कब हम अलाइनर्स डालते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में बताइए। बहुत सेपरेट चीज़ें हैं। इम्प्लांट्स तो मिसिंग टीथ के लिए किए जाते हैं, या तो सिंगल मिसिंग टूथ हो या फिर एक सेगमेंट है जो मिसिंग है, जैसे कि फ्रंट का कोई पोर्शन है मिसिंग है तो वहाँ पे इम्प्लांट्स करके दांत लगा दिए जाए, या फिर च्यूइंग एरिया है वहाँ पे कुछ टीथ नहीं है तो 2 इम्प्लांट्स लगा के 3 दांत लग गए, तो
इस तरह से च्यूइंग एरिया या फिर फुल माउथ भी दांत लगाने हैं, दांत नहीं है तो वहाँ पे भी इम्प्लांट्स करके मिसिंग टीथ के लिए दांत नहीं है और दांत लगाने हैं, फिक्स्ड दांत लगाने हैं तो इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा आपने पूछा विनियर्स आर्टिफिशियल लेयर्स हैं, सेरामिक के लेयर्स होते हैं, प्राइमरीली एस्थेटिक्स मतलब लुक्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर शेड अच्छा नहीं है, कई बार शेप चेंज करने के लिए दांतों की, इन चीज़ों के लिए लेयरिंग सेरामिक के लेयर्स यूज़ की जाती हैं। टोटली एस्थेटिक है, इसका कोई मेडिकल कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ लुक्स और कॉस्मेटिक्स की बात है। तो विनियर्स थिन लेयर होते हैं सेरामिक के जिनको बॉन्ड कर दिया जाता है दांतों के साथ, ये विनियर्स हैं। और एक अलाइनर्स यूज़ होते हैं दांतों के अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए। अलाइनर्स जैसे नाम ही अलाइनर्स है, तो जेनेरिक एक जो कैटेगरी अगर आप पूछें कि इसका नाम क्या है तो वो क्लियर अलाइनर्स कहते हैं उनको। क्लियर अलाइनर्स मतलब ये कि वो दिखते नहीं हैं और उनका पर्पस है दांतों को अलाइन करना, मतलब जगह पे पैक करके लाना। नहीं, अगर दांत आगे पीछे हैं, आड़े तिरछे हैं तो उनको अलाइन करना। अलाइनमेंट मतलब एक सही पोजीशन में अरेंजमेंट में लेके आना, तो दैट इज़ अ क्लियर अलाइनर। अब क्लियर अलाइनर्स के कई तरीके हैं, कई कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डेंटिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं अलाइनर्स को। तो अलाइनर्स करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे कन्वेंशनली पहले से ब्रेसेस यूज़ होते थे जो तार लगाए जाते थे, उसके लिए एक नया ट्रीटमेंट है जिसमें आप रिमूवेबल अलाइनर्स आप यूज़ कर सकते हैं।